गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करना था, बट एक टॉपिक अपना छूटा हुआ था, कैशबुक छूटा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग कैशबुक को ही कर लेते हैं। कल की क्लासेज में बैंक रिकॉन्सिलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर छूटा रहेगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और वो कर लेंगे, और कुछ एमसीक्यू भी कर लेंगे। जैसा कि आप लोग का डिमांड है, तो कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम में एक क्लास एमसीक्यू का रखेंगे, बट देखते हैं टाइम निकालते ही वो जल्द ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा समय तो आज देंगे नहीं आपको। चलिए कोई नहीं, आज स्टार्ट हम लोग करते हैं। रोकड़ बुक पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे? रोकड़ बुक को देखेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग बोर्ड पे और रोकड़ बुक को देखेंगे। और रोकड़ बुक से स्टेट में भी अपना आया था ज्योति मिश्रा जी, गुड इवनिंग। और आपका कल का क्वेश्चन था वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। नॉर्मली कुछ नहीं था, जब डेट नहीं रहता है तो उसको हम लोग को इग्नोर कर देना चाहिए था, वहीं पे दिक्कत हो रहा। ठीक है, रोकड़ बही को आज हम लोग देखेंगे। क्या? रोकड़ बही को देखेंगे। तो सिंपल, ये जो पार्ट था वो जनरल एंट्री के पास में ही हो जाना चाहिए था, बट हमने वो मिस हो गया था। सिलेबस 11 का ही है, उसमें वो ये मिस हो गया था। तो आज इसको हम लोग कर देते हैं कैशबुक को, यानी हम लोग कर लेंगे कैश बही को। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन देखेंगे, यानी कैशबुक और पासबुक को मैच करने वाली जो पॉइंट है वो कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब जनरल किए थे, जिसको हिंदी में रोज नामचा कहते थे, उसी में क्या है, इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे रोज नामचा था, उसका कुछ सहायक बुक के रूप में हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग लेखा करते हैं, जब हम लोग लेखा करते हैं तो जनरल और क्या कहते हैं, लेजर में करते थे। ठीक है, पहले जनरल किए, उसके बाद लेजर में आए। तो इसी जनरल का क्या है, उपभाग है। ये क्या है? आपका सहायक ये भाग है। क्या है? उप विभाजन किया गया है। मतलब जनरल करते हैं उसी समय में, जिसको हम लोग कहते हैं रोकड़ बही। रोकड़ बही, और इस रोकड़ बही और देख लेते हैं क्रय बही, विक्रय बही। अच्छा, क्रय वापसी भी होता है ना, क्रय वापसी बही साथ में लिख लेते हैं। फिर यहां से हम लोग देखेंगे विक्रय बही और विक्रय वापसी बही, वापसी बही। इसके बाद आगे आपको बिल रिसीवर, जो कल हमने पढ़ा था, तो हिंदी में कहते हैं तो प्राप्त बिल बही। और नेक्स्ट है जो देय बिल बही। क्या होता है? देय देय बिल बही। ठीक है, इसके बाद जो आपको, मतलब इन सभी चीजों में जो छूट गया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मुख्य जनरल में लिखते हैं, मुख्य रोज नामचा में हम लोग लिखते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो बुक है वो आपको, इसको हम लोग सहायक बुक भी कहते हैं, और रोकड़ बही को भी हम लोग क्या कहते हैं, सहायक बुक के साथ साथ इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, प्रधान बुक भी कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आया था, तो दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि जनरल का ही ये क्या है, उप विभाजन किया हुआ पार्ट है। और नॉर्मली एक संस्था यदि छोटा पैमाने पे आपकी संस्था है, तो आप क्या कहते हैं, जनरल से काम चला सकते थे। ठीक है, एक भाई जनरल बुक को लेते उसमें काम चला सकते थे, बट समय के साथ अपनी व्यवसाय बड़ा होते चला गया, जिसके कारण अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो भी बढ़ते चला गया। तो इसके लिए क्या किया गया कि अलग से सबका अपना अपना बुक दे दिया गया कि रोकड़ भाई जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होने वाली पॉइंट है, जैसे रोकड़ कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है अपने बिजनेस में, उसके बाद परचेज परचेज करना है, सेल करना है, और वो भी परचेज सेल है उस चीज का जो गुड्स, यानी जिस व्यवसाय के लिए आप वस्तु परचेज या सेल करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फिक्स एसेट्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे किराए वही है, तो उसमें हम लोग गुड्स को ही करेंगे। गुड्स का मतलब जो आपका मेन व्यवसाय था, उस व्यवसाय में जो वस्तुओं को सेल करते हैं उसका वही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वापसी में सेम, जब वो वस्तु यदि हमने परचेज किया उसको रिटर्निंग करना, तो उनके लिए हम लोग को एंट्री करना पड़ता है, और साथ में उसके बाद विक्रय वही, यानी सेल किए थे तो सेल के लिए वही बनाते हैं। तो नॉर्मली जो भी ये बुक है वो आपको मेन जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होने वाली पॉइंट थे उसी को कवर करने के लिए
किया गया था। ठीक है, अब एक जर्नल में हम लोग करेंगे तो डेट वाइज करते हैं, तो ये कैश का जो ट्रांजेक्शन है तो मंथली एक दिन में तो कम से कम 50-60 नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, और बड़े बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या क्या उप विभाजन इसको कर दिया गया था, सहायक बुक के रूप में इसको लाया गया था, और कैश बुक तो अपना मेन पर्पस के रूप में भी यूज हो जाता है ना, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक और सहायक बुक भी कहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ तक देख लिया, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, रोकड़ बही की बात करते हैं। तो रोकड़ बही में ऑल ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो अपना कैश में रहेगा, जो नगद में हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको करते हैं। और क्रय बुक में हमने बता ही दिया कि जो अपने उधार की बात करते हैं, कैश में तो कैश का ही ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन कैश में होगा सब एंट्री होगा। जबकि परचेज बुक की बात करते हैं, क्रय बही की बात करते हैं, तो इसमें अपने गुड्स को ध्यान रखिएगा, गुड्स को क्रेडिट पे आप परचेज करना है, गुड्स की बात कर रहे हैं ना कि हम लोग एनी चीज की बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग, चलिए रीना जी गुड इवनिंग। आगे देखते हैं, उसी तरह से परचेज में भी गुड्स को यदि क्रेडिट में था तो उसको रिटर्निंग आया तो अपना कर लेंगे, सेल का भी सेम चीज, जब गुड्स को हम लोग सेल करते हैं तो उसको क्रेडिट, ध्यान रखिएगा पूछेगा आपको कि उधार वाले में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे या नगद वाले में। तो क्रय बही की बात आएगी तो उधार जब ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स का तब हम लोग इसका एंट्री करते हैं, नगद वाले को तो नगद बुक में करेंगे और परचेज में परचेज अकाउंट में करेंगे, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पे क्रय बही या आपको विक्रय बही है उसमें उधार ट्रांजेक्शन गुड्स का करते हैं उसी का एंट्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं नॉर्मली, अब चलेंगे अपने स्क्रीन पे और देखते हैं जो भी ज्यादा पॉइंट डायरेक्ट आने वाले थे वो हमने आपको समझा दिया। उसके बाद आगे हम लोग अपनी स्क्रीन पे आएंगे और बारी बारी से डिटेल में देखेंगे। और सबसे पहले रोकड़ बही की बात हम लोग कर लेते हैं। तो रोकड़ बही वह बुक होता है जिसमें नगद प्राप्ति एवं भुगतान, क्या जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे थे उसकी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अभिलेखन करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं। इस अवधि में क्या होता है कि नगद और बैंकस्थ रोकड़ का शेष से आरंभ किया जाता है। इस अवधि में ध्यान रखेंगे रोकड़ बही है वो अपने क्या है, बैलेंसिंग अमाउंट है, तो उससे अपने को स्टार्ट करना होता है। समानता जो नॉर्मली की बात करते हैं तो यह प्रति माह बनाई जाती है, रोकड़ बुक है जो नॉर्मली अपना बनाया जाता है, प्रति माह बनाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो लाभ अर्जन के उद्देश्य से की जाती है और गैर लाभकारी संस्था रोकड़ बही अवश्य बनाते हैं। नॉर्मली एनपीओ की यहाँ पे बात किया गया तो एनपीओ तो नॉर्मली कैश बुक ही बनाते हैं ना, उनको तो कैश में लेना कैश में देना है। तो गैर लाभकारी सभी रोकड़ बही अवश्य बनाते हैं। आगे देखते हैं, यही पुस्तक है यानी रोकड़ बुक की बात करें जो रोज नामचा यानी जनरल और खाता बही दोनों के उद्देश्य को पूर्ति करता है। रोकड़ बही की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन देखते हैं कि जनरल एंट्री भी हम लोग इससे हो जाता है और साथ में पोस्टिंग भी अपना हो जाता है, क्योंकि आईजीटी आपको कैश अकाउंट की तरह ही ये अपना रोकड़ बुक होता है। तो दोनों का उद्देश्य ये पूर्ति कर देता है, जनरल और पोस्टिंग यानी खाता बही की बात कर देता है, लेजर की भी ये बात कर देता है। ठीक है, क्योंकि रोकड़ बही के लेन देन की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, माने फर्स्ट जो एंट्री है वो अपना की जाती है, इसीलिए इसे मूल प्रविष्टि की बही भी कहा जाता है। क्या है, ओरिजिनल जो एंट्री है उसका भी बही कहा जाता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ बुक भी इसको कहते हैं। प्राय प्राय की बात करें मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि यह प्रथा है कि जब रोकड़ बही रखी जाती है तो क्या कहते हैं, रोकड़ संबंधी लेन देन का ना तो रोजनामचा करते हैं और ना ही रोकड़ बही के शेष को अन्य खाते में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जब इस बुक को हम लोग रखते हैं रोकड़ बही को तो क्या कहते हैं, ना तो जनरल में ही लेखा किया जाता, नहीं अपने को बैंकास्ट को अन्य खाते हम लोग बनाते हैं रोकड़ से संबंधित। तो सिंपल जो पॉइंट था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। रोकड़ बही को समझने के लिए सिंपल क्या था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको कैश में होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें ध्यान रखेगा जितने भी प्राप्ति यानी पेमेंट या रिसिप्ट होगा उसको हम लोग लिखते हैं। और तो नॉर्मल कुछ इसमें है नहीं, एक ही चीज था कैश बुक था जो अकाउंट बनाते हैं उसी टाइप का ये चीजें हैं। ध्यान रखिएगा इसको सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों के नाम से जाना जाता है, इनमें दोनों की भूमिकाएं होती है। ठीक है ना, अब देखते हैं रोकड़ बही जो बनाते हैं आज मतलब नॉर्मली जो अकाउंट हमने सीख रखा वही है, सिर्फ यहाँ पे बुक का नाम है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं रोकड़ बही का जो कॉलम्स होते हैं उसके हिसाब से उसको तीन भाग में बांटा गया, जो कैश के ट्रांजेक्शन है उसको तीन
चार भाग में बांट दिया गया, एक रोकड़िया करके भी अलग से कर दिया गया। ठीक है, तो सिंपल हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं कि एक स्तंभीय रोकड़ की बनाते हैं, माने सिंगल कॉलम कैशबुक की बात हम लोग करते हैं, मतलब एक कॉलम वाला जिसमें क्या है, अपने को कैश आता है, कैश लिखते हैं और कोई मतलब नहीं होता है। वहीं यहाँ पे है कि एक स्तंभीय मतलब सिंगल कॉलम कैशबुक की बात करते हैं, तो व्यापार के नगद संबंधी सभी जो सौदे होंगे, लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। क्या कहते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि कैश की बुक है तो कैश ट्रांजेक्शन से लिखा जाएगा। ठीक है, उधार तो इसमें आएगा नहीं। नॉर्मली जितने भी चीज है वो सबका अपना अपना फीचर, कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों है। हाँ, कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी लेन देन तो नगद में ही होता ही है। जो इसका जो फॉर्मेट है वो देख लेंगे, जो आईजीटी जो आपने लेजर अकाउंट बनाया था उसी तरह से, जैसे डेट लिखते थे, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, तो ये अपना जिस तरह के अकाउंट था वही था, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि रोकड़ वही है तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को हम लोग इसमें लिखते हैं, और वो सारी डेट वाइज इसको भी उसी तरह से बनाते हैं जैसे हम लोग बना रखे थे। और इसमें क्या है कि जैसे ही फर्स्ट आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसी दिन लिख देते हैं ना, और अलग से इसका कोई एंट्री नहीं करते हैं जनरल में। ठीक है, और जनरल के लिए यहीं पे इसका यूज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं सिंगल कॉलम, तो नॉर्मल था, इसमें कुछ नहीं था। यदि हमने क्या है, कैश पेड टू राम करते हैं ₹1000, तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश पेड टू राम है तो इसका सबसे पहले एंट्री आपको पता ही है। अब कैश पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, किसको पेड कर रहे थे, तो राम को, तो राम पाने वाला है, तो राम अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू कैश कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट में अपना 1000 लिखा जाएगा। अभी इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी इसको पोस्ट कर सकते हैं ना, रोकड़ बुक में लिखना है तो रोकड़ बुक में क्या है, कैश अपने को क्रेडिट हो रखा है तो इसमें डेट लिख देंगे, इसमें पार्टिकुलर में किसका नाम दे देंगे, राम का नाम दे देंगे, और अपने को यहाँ पे अमाउंट 1000 लिख देना, एज इट हो गया, कहानी खत्म। सिर्फ इसी तरह से अपने को आगे की ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से यदि आप कैश रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल देखेंगे, कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब कैश हमारे यहाँ आ रहा था तो कैश को डेबिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, और टू किससे आ रहा है, सोहन देने वाला है, क्रेडिटर्स कौन था, सोहन देने वाला था, सोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख लेंगे। तो कैश जो ट्रांजेक्शन हमने किया, कैश डेबिट हो रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सोहन करके, क्या लिखेंगे, एंट्री जो हम लोग बुक में एंट्री करेंगे रोकड़ बुक में वो हो जाएगा टू सोहन। ठीक है, ये अपना, ये तो जनरल एंट्री है ना। इसी हिसाब से जितने भी ट्रांजेक्शन कैश, ध्यान रखिएगा सिर्फ कैश वाले को ही हम लोग लिखते हैं। तो ये तो अपना सिंगल कॉलम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के आता है डबल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब हुआ कि दो कॉलम होगी, एक तो कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा, इसी में एक कॉलम और ऐड हो जाता है, उसको डबल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो डबल कॉलम या द्विस्तंभीय, हिंदी में कहते हैं द्विस्तंभीय रोकड़ बुक की बात हम लोग करेंगे। देखेंगे इसमें इस प्रकार की रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में राशि दो स्तंभ का होते हैं, मतलब अमाउंट का जो कॉलम होगा अपना दो होने वाला है। नॉर्मल जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं एक ही बनाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दो कॉलम का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सिंपल देख लेंगे, उसके बाद डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले जो स्क्रीन पे है उसी को इस बार देख लेते हैं। ठीक है, रोकड़ बही के प्रत्येक पक्ष की राशि दो स्तंभ का होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा जो बैंक का कॉलम ऐड होगा। ठीक है, कई बार तो यह प्रयास किया जाता है कि सभी प्राप्तियां, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके होने वाली है, लेन देन होने वाली है, उसमें आप तो पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का भुगतान या क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको व्यवसाय चाहते हैं कि बैंक के माध्यम से हो जाए। ठीक है, बैंक के माध्यम से हो जिससे और आसानी हो जाता है। कैश बुक में,
क्या लिखना है? वाउचर नंबर दिखाना है थोड़े, नहीं इसमें जरूर वाउचर नंबर जो दिखाएंगे वो परचेज बुक में दिखाएंगे ना, या सेल्स बुक में दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो वाउचर्स नंबर कर रहे हैं वो उसमें दिखाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लें, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जितनी भी प्राप्तियां होती है वो अब तो नॉर्मली हो गया ना, बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, फोन पे, यूपीआई जो भी अपना है, जो मैक्सिमम अब तो छोटे छोटे दुकान में भी यूपीआई का यूज होने लगा है। तो क्या लिख रहे हैं नहीं समझ। कैश बुक में जो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लेजर फोलियो रहेगा, परचेज बुक में आपको जो वाउचरिंग का नंबर से वो लिखना रहता है, ठीक है। चलिए तो सिंपल, आपको जब बैंक का कॉलम्स, बैंक के ट्रांजेक्शन अधिक होते हैं तो क्या कहते हैं, चालू बुक हम लोग करते हैं, चालू अकाउंट खुलवाते हैं ना, करेंट अकाउंट को नाम जानते हैं। तो इस खाते को बैंक के द्वारा ब्याज नहीं देता जाता, मतलब नॉर्मली ज्यादा ट्रांजेक्शन होने वाले व्यवसाय क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट अपना खोले हुए रहते हैं, उस पर अपने को ब्याज नहीं मिलता। और इसके बदले में करेंट अकाउंट में तो चार्ज किया जाता है ना, मतलब बैंक कॉलम में चार्ज का अमाउंट भी जाएगा आपका, ट्रांजेक्शन लेगा या बैंक शुल्क है जो भी नाम से कहें, वो अपने को जाना जाता है। चलिए अब इसका जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। नॉर्मली इसमें कुछ है नहीं, बट जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। क्या फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे, ये अपना टी शेप का अकाउंट था, डुअल कॉलम कैश बुक, ठीक है, डुअल कॉलम कैश बुक या द्विस्तंभीय कैश बुक, जो भी लिखना वो लिख लेंगे, कैश बुक। तो इसमें क्या था, एक तो कैश का अमाउंट हम लोग लिखते थे, कैश अमाउंट, एक और लिखते थे, इसमें एक और कैश का अमाउंट डेबिट साइड जो है उसमें हम लोग ऐड करते हैं, डेबिट साइड मतलब प्राप्ति साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो इसमें भी दो कॉलम्स अमाउंट कहा जाता है, एक कैश का अमाउंट और एक बैंक वाला अमाउंट, बट सिंपल यही ऐड होता है, बाकी तो लेजर फोलियो, सॉरी जनरल फोलियो लिखेंगे, लेजर फोलियो नहीं, ठीक है। और अपना पार्टिकुलर और यहाँ पे डेट हो जाएगा। तो सिर्फ जो सिंगल कॉलम था तो एक कॉलम अमाउंट का, डबल कॉलम है तो दो कॉलम्स होते हैं। अब इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो सिंगल कॉलम का जैसे लिखे थे नॉर्मली वही एंट्री होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। बट जो एंट्री एक्स्ट्रा है वो होता है कि डायरेक्ट हम लोग बैंक से जब ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक से कैश निकालते हैं या जमा करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कंट्रा करके लिखते हैं, सी लिखते हैं, जिससे पता चलेगा कि बैंक से अमाउंट हमने निकाला और जमा किया है, ठीक है। तो वो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, पहले तो नॉर्मली देख लेते हैं, उसके बाद कंट्रा एंट्री पे भी आएंगे, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग कि कैश पेड टू सोहन, कैश पेड टू रोहन ₹500, क्या कैश पेड टू रोहन। तो जो कैश पेड कर रहे हैं तो कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, सिंपल कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या एंट्री से समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। जो डेबिट साइड है वो क्या है, प्राप्ति है, और क्रेडिट साइड जो है जो भुगतान को दर्शाता है, भुगतान को दर्शाता है। तो सिंपल कैश पेड कर रहे हैं मतलब हम लोग भुगतान कर रहे हैं, किसको कर रहे थे, रोहन को, तो इधर लिख लेंगे, एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे थे, कैश के अमाउंट में लिखेंगे क्योंकि कैश को हम लोगों ने दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नॉर्मली जब परचेज करना है कैश में तो सिंपल परचेज, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर ₹1000 बाई कैश, ठीक है, कैश के द्वारा हमने परचेज किया है। तो सिंपल जो एंट्री होगा वो अपने को क्या है, जब हमने फर्नीचर्स को परचेज किया तो हमारे यहाँ से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब हम लोग भुगतान करेंगे तब ना, पेमेंट करेंगे तभी अपने पास कैश आएगा। तो भुगतान साइड में हम लोग लिखेंगे फर्नीचर कितना, 1000, कहानी खत्म हो गया। इस तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन हैं भुगतान वाले को क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में अपना प्राप्ति वाले को, मतलब दाएं साइड में भुगतान और बाएं साइड में प्राप्ति को लिखते हैं कैश कॉलम में, ठीक है। एंट्री हमने आपको पढ़ा रखा इसलिए एंट्री करके बता दिया था।
आगे देखते हैं जो इसमें डबल कॉलम का यूज कहाँ हो रहा है, बैंक वाले जो कॉलम है ये, इसका यूज कहाँ हो रहा है। तो ये जैसे है कि सिंपल देखेंगे कि जब बैंक में आप अमाउंट जमा करते हैं, क्या कहते हैं, बैंक में क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपया जमा किए, ठीक है। बैंक में यदि आप जमा करते हैं तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक प्राप्त करने वाला हो गया, ठीक है, 1,000। और टू कैश हमारे यहाँ से जा रहा था, तो अभी तो अपना ये कैश बुक है ना, तो कैश बुक को कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में कैश को लिखना था, 1,000 था तो 1,000 से, ठीक है। अब जो ये बैंक वाला जो कॉलम्स है, इसको कौन साइड में है, बैंक यहाँ पे डेबिट हो रखा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश, और यहाँ पे जो अमाउंट 1,000 1,000, इसमें जो लेजर फोलियो था, जनरल फोलियो आपको है, उसमें सी करके लिख देंगे। मतलब जनरली आप लोग जानते हैं कि जिस अकाउंट को आप बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता, यहाँ पे तो कैश बुक बनाते तो कैश लिख दिया ना, तो यहाँ पे कंट्रा करके बताया जाता है कि ये जो दोनों ट्रांजेक्शंस है वो अपना कंट्रा एक दूसरे के साथ में कैश और बैंक का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली यही दोनों का डिफरेंस है, बाकी सारी जो ट्रांजेक्शंस आप बनाते हैं कैश का, वो नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। चलिए, तो किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए मिश्रा जी, कोई दिक्कत है तो आप पूछेंगे। 2 पॉइंट हम लोगों ने किया, सिंगल कॉलम कैश बुक और डुअल कॉलम कैश बुक। तो नॉर्मली कुछ नहीं है, सिर्फ कैश की एंट्री हम लोग को करना था, जो अकाउंट हमने पढ़ रखा, बट जो एक्स्ट्रा चीजें आपको ध्यान में रखना था उसको, इसकी विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, क्या चीजों को इसमें एंट्री करना नहीं करना, वो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं, सभी को क्लियर है। तो अब आते हैं परचेज बुक की ओर, क्या करते हैं, परचेज बुक की ओर आते हैं। अच्छा, खुदरा बही अभी रह गया, एक रह गया, खुदरा रोकड़ बही रह गया। अब खुदरा रोकड़ बही का मतलब सिंपल समझ लेंगे ना, कि बड़े बड़े जब संस्थाएं हैं तो चाय पानी डेली होता है, स्टेशनरी के सामान डेली आते हैं, और परिवहन से लोग आते जाते रहते हैं, वो कंपनी ही बियर करती है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, टैक्सी का भाड़ा आपको उपलब्ध करवाती है, खाना नाश्ता चाय पानी ये सभी देता है। तो उसमें क्या कहता है, एक लमसम अमाउंट किसी को दे दिया जाता है, एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, कि जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हैं दिनचर्या वाले, उसको आपको क्या करना है, यूज करना है इस अमाउंट को। तो इसी अमाउंट को जब मेंटेन करने के लिए जो बुक बनाया जाता है, वो तो कैश उनको मिला ना, तो कैश भैया वो आगे लगा देते हैं खुदरा, मतलब छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन्स आपको होती है वो इससे बियर कर लेना है, सारी चीजों को इसको देख लेना है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान यानी बड़े बड़े जो संस्थाएं होंगे उसमें छोटे छोटे भुगतान, अब मैनेजर से थोड़े ना मांगने जाइएगा कि भाई 5 रुपए का टिकट लेना है, और टैक्सी वाले को देना है, फोन पे बिल आ गया है तो इन सभी, या बिजली बिल आ गया, तो इन सभी के लिए एक स्पेशल व्यक्ति को रख दिया जाता है, और उसको पहले से ये अमाउंट दे दिया जाता है। ये भी ध्यान रखेगा, जो खुदरा रोकड़ भाई है उसमें एडवांस में हमें, जैसे छोटे आदमी को आपने रखा तो उसे पैसे दीजिएगा तब ना वो खर्चे मेंटेन करेगा, तो सेम इसमें वही होता है। आगे देखते हैं कि छोटे छोटे भुगतान करने पड़ते हैं, जैसे यात्रा भत्ता, हवाई भाड़ा, डाक व्यय, टेलीफोन, स्टेशनरी, चाय, खाना पीना, जो भी छोटे छोटे आपके खर्चे हैं, ठीक है। यदि इन सभी व्ययों का संचालन प्रधान रोकड़िया करते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति को आपने नियुक्त किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोकड़िया कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रोकड़िया, ठीक है। वह उनकी प्रविष्टि मुख्य रोकड़ में करे तो क्या होता है, यह प्रक्रिया बोझिल हो जाएगा। जैसे 2 रुपया का खैनी, 3 रुपया का पान, आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो बहुत सारा ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए एक अलग से बुक बना दिया जाता है, इसमें जितना खर्चा होगा लास्ट में मंथली पे वो अपना इसमें लिख लेते हैं। वही कि लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और फिर देखेंगे सभी खुदरा खर्चों को एक अलग रोकड़ बुक में लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की खुदरा रोकड़िया द्वारा बनाई गई पुस्तकों में खुदरा रोकड़ में लिखा जाता है। यानी पीटी कैश बुक की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें जितने भी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो मंथ में आता है बैलेंस वो अपने को सेटलमेंट करके जनरल एंट्री में मेन बुक में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अपना जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो विवरण, पार्टिकुलर, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एडवांस में अमाउंट मिलेगा वो लिखाएगा, जितने मैंने
ब्याज होगा टेलीफोन का, तो इसमें टेलीफोन लिखेंगे। इसमें जो भुगतान अमाउंट हुआ वो भुगतान अमाउंट लिखेंगे, और कौन सा ब्याज था, जैसे भाड़ा में था या आपको टेलीफोन में दिए हैं या चाय के लिए दिए हैं, तो बाहर जैसे टेलीफोन के लिए हमने 50 रुपया पेमेंट किया, तो 50 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। लमसम अमाउंट आपको 1,000 रुपया मिल गया, 50 रुपया हमने टेलीविजन या टेलीफोन जो भी रहे, टेलीविजन कर लेते हैं, ठीक है। टेलीविजन देखने में 50 रुपया का टिकट लगा, तो ये तो भुगतान में लिखेंगे लिखेंगे, साथ में यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे चाय के लिए खर्चा किया, ठीक है, तो भुगतान में 50 रुपया लिखेंगे, और चाय का कॉलम यहाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग 50 रुपया लिखेंगे। और नॉर्मली इससे ये पता चलेगा कि किसके लिए खर्च किया गया, वो अपने को यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो नॉर्मली इसमें खत्म हो गया ये भी। रोकड़ जो बुक आ गया, वो जितना भी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखें। फिर अपने को है क्रय बुक को देखना है, क्या परचेज बुक। नॉर्मल कैश बुक को एंट्री हम लोगों ने देख लिया कि जो कैश से ट्रांजेक्शन थे वो अपने देखा। अब देखते हैं क्रय बुक को। तो सिंपल क्रय बुक में ध्यान रखिएगा कि क्रय बुक में आपको यही ध्यान में रखना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो उधार क्रय की बात करता है। अब पूछ देगा कि नगद में हमने परचेज किया था और उसको क्रय बुक में लिखा है, तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय बुक पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है, उधार क्रय किया जाता है। माल से संबंधित सभी जो उधार क्रय है वो क्या कहते हैं, क्रय रोजनामचा में लिखते हैं, यानी क्रय बुक में लिखते हैं। जबकि नगद जो परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, उसे सभी लेन देन तो रोकड़ बुक में तो करेंगे जो कैश में हो गया है, ठीक है, अभिलेखित करते हैं। अनु उधार यानी जो माल की बात करते हैं, जो गुड्स की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, माल को छोड़ के इधर गुड्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें अन्य जो इसके अलावे गुड्स के जो अलावे जो ट्रांजेक्शन उधार में परचेज किया गया उसको जो एंट्री हम लोग सामान अपने अकाउंट में करते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कार्यालय से संबंधित कोई भी चीजें होंगे तो उसको हम लोग अभिलेखा आईजीटी जनरल एंट्री में कर लेते हैं, ठीक है। उसको उधार खरीदना हो, परचेज खरीदना हो, वो अलग मैटर होता है। बट ध्यान रखिएगा गुड्स से संबंधित जितने भी उधार आपको क्रय करेंगे उसी को एंट्री क्रय बुक में होता है। और नॉर्मली इसमें बीजक की जो रसीद है उसका जो आईडी नंबर है ये सभी लिखा जाता है, वो हेर फेर ना हो इसके लिए। वही सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ कि देखेंगे यदि उनको खरीद नगद होती है तो उन्हें रोकड़ बही में लिख दिया जाता है। मतलब कैश में तो परचेज किया तो वो तो कैश बुक में लिखा गया। इन लेन देनों से प्राप्त माल आपूर्ति द्वारा, यानी जो भी माल आपूर्ति द्वारा रसीद नंबर मिला या बीजक मिला है, जो भी एक रसीद मिलेगा ना, वो स्रोत का प्रलेख का कार्य करता है। क्या करता है, वो आपको एविडेंस का काम करेगा। बीजक की सहायता से केवल शुद्ध राशि को ही लिखा जाएगा। व्यापारिक छूट और अन्य, ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारिक छूट होगा, ट्रेड डिस्काउंट या अन्य विवरण को इस पुस्तक में हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या कहते हैं, इसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। और नॉर्मली इसका फॉर्मेट अपना उसी तरह से है जो नॉर्मल फॉर्मेट है। इसमें ये देख लेंगे, तिथि रहेगा, बीजक संख्या मतलब वाउचर्स नंबर जो रहेगा वो लिख देना है। फर्नीचर क्रेडिट में लेन तो परचेज बुक में शो करेंगे नहीं कर, फर्नीचर को परचेज बुक में कैसे करेंगे, गुड्स को सिर्फ करेंगे ना, गुड्स से संबंधित इसमें ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। यही तो ध्यान रखना है ना कि इसमें गुड्स जो आपने मेन बिजनेस का जो आपके ट्रांजेक्शन है उसी को हम लोग इसमें शो करते हैं परचेज बुक में। चलिए आगे देखते हैं परवीन जी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो नॉर्मली आपको तिथि, बीजक संख्या जो वाउचर्स नंबर्स होते हैं और अपने को प्राप्त करता है या जमा करता है, और आपको लेजर फोरियो के साथ साथ ट्रांजेक्शंस अमाउंट लिख देते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेट है, जो भी हमने उधार गुड्स को परचेज किया तो यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी आगे चलेंगे। आगे की ओर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, क्लियर है तो आगे देखते हैं, ठीक है। क्रय वापसी की बात करते हैं। यदि आपने गुड्स को उधार में परचेज किया, उसकी जब वापसी करेंगे तो उसका भी एंट्री करेंगे, सेम एज इट इज होगा। उधार खरीदे गए माल की वापसी करेंगे, क्या कहीं पे आपको
माल सामान नहीं लिखेगा, माल दिखेगा, ठीक है। गुड्स की वापसी करेंगे, ठीक है। संबंधित लेन देन को हम लोग कई बार कई कारणों से क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन किए थे या परचेज किए हैं उसको हम लोग को रिटर्निंग करना पड़ता है, गुणवत्ता हो या अन्य प्रकार के हो, तो उस पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो आपका कमेंट मिश्रा जी पढ़े ना, 2 कमेंट आपका अभी तक आया है, ठीक है। वो हम कमेंट पढ़े थे और बोले थे, यानी आपने ध्यान नहीं दिया। आपके कमेंट को 2 बार पढ़े, 2 बार बताए थे। कि नाम नहीं लिए जैसे गुस्सा गए क्या जी। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। किराए वापसी की बात कर रहे थे, तो किराए वापसी में जो गुड्स हमने परचेज किया, ठीक है, गुड्स जो हमने परचेज किया उसको रिटर्निंग का आ जाता है, तो उसका भी सेम ट्रांजेक्शन सेम फॉर्मेट अपने को, सिर्फ ऊपर में हेडिंग अपने को चेंज कर देना है, किराए वापसी। बट जो ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो उधार और नगद वाले पॉइंट्स आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अपने को जो भी कैश बुक का ये ट्रांजेक्शन आपको पढ़ने का वो सारा क्लियर है। एज इट इज विक्रय बुक की बात करते हैं तो सेम परचेज बुक की तरह ही है। इसमें भी जितने भी व्यापारिक माल हैं वो सभी उधार में लिखा गया, तो विक्रय बुक में हम लोग अभिलेख करते हैं। नगद में जो विक्रय करते हैं उसे हम लोग रोकड़ बही में लिखते हैं, अपने ट्रांजेक्शन वहीं पे रजिस्टर कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट है, ऊपर में हेडिंग अपने को हटा देना है, डेट बीजक और विवरण के साथ साथ अमाउंट लिख के निकल लेना है। चलिए, तो एज इट इज ऑलमोस्ट आज जो है वो अपना सारा का सारा खत्म हो गया है, और कल से हम लोग क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन को देखेंगे। कैश बुक क्या है, कैश बुक को मैच करेंगे पासबुक से। क्या करेंगे, कैश बुक को जो है वो पासबुक से मैच करेंगे। मतलब जो कैश बुक में लिखा हुआ है पासबुक में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कैश बुक को लेके चलेंगे हम लोग, तो पासबुक वाले काम यहाँ पे करेंगे, वो कल हम लोग करेंगे। अभी कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप लोग का भी एमसीक्यू का क्वेश्चंस आते रहता है, सर एमसीक्यू वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो एमसीक्यू पे आ जाते हैं, और क्या कहते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर लेंगे रिकनेक्टेड, ठीक है। क्या कर लेते हैं, रिकनेक्टेड, उसके बाद यूट्यूब पे उसको अपलोड करने में हमें आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम लोग बाहर निकल जाते हैं क्लासरूम से, ठीक है ज्योति जी। और आपका कमेंट हमने देखा था ना, वहाँ पे क्या लिखा था आपने, कैश बुक से रिलेटेड आपका क्वेरी था, ठीक है।